साथ दिल्ली की बड़ी खबर के साथ जहां कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक खत्म हो गई है। लोकसभा चुनाव में मिली हार को लेकर मंथन हुआ है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित देश भर के नेता शामिल हुए हैं। एमपी से जीतू पटवारी, उमंग सिंघार, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह शामिल हुए, तो छत्तीसगढ़ से पूर्व सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज सहित दूसरे नेता भी शामिल हुए हैं। बैठक में कांग्रेस सांसदों ने राहुल गांधी को नेता विपक्ष बनाने की मांग रखी है। नेता विपक्ष बनने को लेकर राहुल गांधी ने जहां सोचने के लिए वक्त मांगा है। आपको यह भी बताएं कि 10 साल से जहां नेता प्रतिपक्ष का जो पद है लोकसभा के अंदर वो खाली पड़ा है, क्योंकि 10% सीटें जो हैं लोकसभा के हिसाब से वो कोई भी मुख्य विपक्षी दल लेकर नहीं आ पाया, यानी कि 54 सीटें। और अब जाकर जहां विपक्षी दल कांग्रेस जो है 10 साल बाद 99 सीटें लेकर आया है और 54 का जो आंकड़ा है विपक्ष के नेता के पद का जो हक है वो अब कांग्रेस के पास जरूर पहुंच गया है। और ऐसे में कांग्रेस विपक्ष का नेता बनाएगी, लेकिन कौन बनेगा विपक्ष का नेता? राहुल गांधी को एक तरफ से बनाने के लिए जो नेता हैं कांग्रेस के वो मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी ने सोचने के लिए वक्त मांगा है। तो मध्य प्रदेश से जीतू पटवारी, उमंग सिंघार, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह 4 बड़े नेता शामिल हुए। छत्तीसगढ़ से पूर्व सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज भी मौजूद रहे। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की यह महत्वपूर्ण बैठक, और इस बैठक के बाद क्या निर्णय लिया जाएगा इंतजार करना होगा। लेकिन सबसे पहले इसी को लेकर करेंगे विस्तार से चर्चा। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी भोपाल से मनोज राठौर और रायपुर से अविनाश चंद्रवंशी जुड़े हुए हैं। मनोज, सबसे पहले यदि जानने की कोशिश करें कि आखिर कांग्रेस वर्किंग कमेटी के क्या कुछ एजेंडे रहे, क्या नेता प्रतिपक्ष मुख्य एजेंडा और इसके अलावा किन विषयों पर खास तौर पर चर्चा हुई है? जी बिल्कुल, वर्किंग कमेटी की बैठक में तमाम सियासी एजेंडों पर चर्चा हुई है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष को लेके जरूर राहुल गांधी के नाम को आगे बढ़ाने का काम किया, लेकिन उन्होंने समय मांगा है, यानी अभी उन्हें किस तरीके से आगे जो है विपक्ष में लेके अपनी भूमिका को तय करनी है उसको लेके उन्होंने समय जरूर मांगा। लेकिन कई दूसरे नाम भी जो है वर्किंग कमेटी में सामने आए। हालांकि अभी आधिकारिक या पार्टी के तरफ से जो है इसकी घोषणा नहीं की गई, इसका ऐलान नहीं किया गया। लेकिन मध्य प्रदेश से इस वर्किंग कमेटी में 4 बड़े नेता कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, उमंग सिंघार और जीतू पटवारी जो कि पीसीसी चीफ है वो भी शामिल हुए थे। क्योंकि मध्य प्रदेश के लिहाज से यदि बात करें तो जो जिस तरीके के परिणाम जो लोकसभा चुनाव में आए, 29 की 29 सीटें जो है कांग्रेस हार गई, और 1 सीट छिंदवाड़ा की जो उनके पाले में थी, कमलनाथ का गढ़ था छिंदवाड़ा, वहाँ भी जो है कांग्रेस नहीं जीत पाई। तो ऐसे में संगठन को मजबूती किस तरीके से दी जाए, इस पर भी कहीं ना कहीं मंथन करने की ज़रूरत है। यही कारण है कि अब कांग्रेस की तरफ से जो 4 बड़े नेता गए थे, अब किस तरीके से आगे अनुभव और युवा चेहरे के साथ कांग्रेस मध्य प्रदेश में अपनी ज़मीन को मजबूत करेगी, हाईकमान को लेकर इस पर भी जो है मंथन जरूर किया गया होगा। जरूर मनोज, लौटूंगा आपके पास। अविनाश, यदि समझने की कोशिश करें कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में छत्तीसगढ़ के नेता जो पहुंचे थे, क्या कुछ उनके भी निर्णय रहे होंगे? या कहा जाए कि एक तरह से सबसे बड़ी चीज की कांग्रेस वर्किंग कमेटी में देश भर के जो कांग्रेस के बड़े नेता पहुंचते हैं, छत्तीसगढ़ से दीपक बैज भी पहुंचे, पूर्व सीएम भूपेश बघेल, और कौन से नेता जो इस वर्किंग कमेटी की बैठक में मौजूद रहे? जी बिल्कुल, आज छत्तीसगढ़ से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ दीपक बैज, फूलोदेवी नेताम सहित तमाम बड़े नेता जो है वहां पर सीडब्ल्यूसी की बैठक में पहुंचे। क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की एक बड़ी हार हुई है। लोकसभा चुनाव में केवल 11 सीटों पर 1 सीट पर ही कांग्रेस जो है अपना जगह जमा पाई है। तो ऐसी स्थिति में इस पर भी समीक्षा करना और इन पर पूरी रणनीति तैयार करना कि कैसे आने वाले समय में चुनाव में काम करेंगे, उपचुनाव होने हैं, निकाय चुनाव में। क्योंकि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हुई है, इसको लेकर चर्चा बेहद आवश्यक थी। और सीडब्ल्यूसी की बैठक में भी तमाम मुद्दों पर जो है बातचीत हुई है। क्योंकि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वयं चुनाव हारे हैं और वो भी सीडब्ल्यूसी की बैठक में वहां पर पहुंचे हुए थे। इसके साथ ही पीसीसी चीफ दीपक बैज और फूलोदेवी नेताम सहित और भी बड़े नेता जो है वहां पर सीडब्ल्यूसी की बैठक में पहुंचे हैं। और जिस तरह से छत्तीसगढ़ सहित मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगहों पर जिस तरह से कांग्रेस की हार हुई है, उसको लेकर जो है विशेष और व्यापक चर्चा जो है
इस बैठक में की गई। इसके साथ ही सभी जो कार्यकर्ता हैं, जो सभी जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जितने कार्यकर्ताओं ने काम किया, जितने सांसद जो है जीत कर आए हैं, उनको भी बधाई दी गई है। और इसमें पूरे तरीके से इंडिया गठबंधन को एक मजबूती के साथ काम करने के लिए आने वाले समय में एकजुटता होकर काम करने के निर्देश भी इस बैठक में दिए गए। इसके साथ ही राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग जो है प्रस्ताव रखा गया है, क्योंकि पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में नियम पूर्वक जो है नेता प्रतिपक्ष बनने की स्थिति में कांग्रेस नहीं थी, लेकिन इस बार जो है एक अच्छी सीट मिली है कांग्रेस को, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाने का प्रस्ताव जो है इस सीडब्ल्यूसी की बैठक में रखी गई है, क्योंकि 99 सीट इस बार कांग्रेस पार्टी को मिली है। और कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि अब कांग्रेस के अंदर एक उम्मीद जगी है कि आने वाले चुनाव में और भी मजबूती से यदि कार्य किया जाए, पूरे नेतृत्व के साथ कार्य किया जाए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस एक अच्छी खासी सीट के साथ जो है चुनावी मैदान पर जीत दर्ज करा सकती है। जरूर अविनाश। मनोज, यदि समझने की कोशिश करें, देश के अंदर तो 10 सालों से जहां लोकसभा विपक्ष का नेता कोई नहीं था, लेकिन अब एक विपक्ष का नेता भी होगा और बहुत महत्वपूर्ण ये पद हो जाता है, क्योंकि इस लिहाज से भी कि आखिर विपक्ष क्या चाहता है, क्योंकि विपक्ष के भी जो सांसद है वो जनता से चुनकर आए हैं। आधे लोगों को सत्ता पक्ष ने जहां एक तरफ सत्ता पक्ष बनाया, आधे लोगों ने विपक्ष बनाया। तो ये कैसे समझा जाए कि विपक्ष का अब क्या बड़ा रोल होगा? क्या आने वाले समय में देखा जाएगा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में क्या बड़ी तकरारें भी हो सकती हैं बड़े बड़े मुद्दों को लेकर? क्योंकि एक तरफ कहना है मोदी सरकार का कि तीसरा कार्यकाल कड़े फैसलों का होने वाला है। संयम, आपने सही कहा। जब विपक्ष कमज़ोर होता है तो जनता के जो मुद्दे हैं उसे उठाने का काम क्योंकि विपक्ष का ही रहता है। ऐसे में विपक्ष का कमज़ोर होना भी लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। यही सबसे बड़ी वजह है कि इस चुनाव में कांग्रेस ने जो सीटों का जो आकलन किया था उससे हालांकि कम आई है, लेकिन जो इंडिया गठबंधन है उसमें सबसे ज़्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी की है। ऐसे में बहुमत का आंकड़ा भले ही नहीं मिला हो कांग्रेस को, लेकिन एक जो मजबूत विपक्ष के तौर पे जो है कांग्रेस और इंडिया गठबंधन जो है उभरा है। ऐसे में सरकार चलाने में जब सदन के अंदर जो मुद्दे आएंगे या प्रस्ताव आएंगे या बिल आएंगे उस पर जब बहस होगी तो पलड़ा जरूर सरकार पर जो है विपक्ष का भारी पड़ेगा। लेकिन वर्किंग कमेटी की यदि बात कर ली जाए तो वर्किंग कमेटी में अभी फ़िलहाल ये डिसाइड नहीं हो पाया, ये तय नहीं हो पाया है कि नेता जो विपक्ष के जो नेता रहेंगे वो कौन रहेंगे। इंडिया गठबंधन की तरफ से इस बात पर लगातार मंथन जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि कमज़ोर विपक्ष कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं होता है। यही सबसे बड़ी वजह है कि ऐसे नेता को जिम्मेदारी दी जाएगी जो कि सदन के अंदर रहकर जो है जनता पार्टी और तमाम जो सियासी मुद्दे हैं या जो वर्तमान में होने वाले घटनाक्रम है उनको सदन के अंदर दमदारी से उठा सके और सरकार के खिलाफ भी जो है अपने पक्ष को मजबूती से रख सके। तो यही मंथन है वर्किंग कमेटी में। इसी बात को लेकर नाम पर आज मंथन किया गया। हालांकि नाम का ऐलान अभी कांग्रेस की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से होना बाकी है। सही, अभी तक नाम का ऐलान नहीं हुआ है। राहुल गांधी ने सोचने के लिए वक्त मांगा है। अविनाश, ये समझें कि देश के अंदर जो भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकली, उसका बड़ा असर कांग्रेसी नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के नेता भी चाहते हैं कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हों। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि भारत जोड़ो यात्रा जहां से गुजरी है वहां पर कांग्रेस को एक बड़ा हाइक मिला है, बहुत सारी सीटें वहां से जीत कर आए हैं। तो कितना असर इसका रहा? क्योंकि छत्तीसगढ़ से भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकली, क्या कोई असर समझ आया या वोट बैंक में कोई बढ़ोतरी हुई हो भले ही जीत ना हुई हो? देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस ने राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा जो निकाली गई थी, उन जिन राज्यों से होकर ये न्याय यात्रा गुजरी है उन कई राज्यों में कांग्रेस को एक अच्छी बढ़त मिली है। महाराष्ट्र की बात करें या दूसरे अन्य राज्यों की बात करें, कुछ जगहों पर कम सीटें मिली हैं, लेकिन देश भर में इसका जो प्रभाव जो है वो रहा और इसी का परिणाम है कि आज पूरे देश भर के इस लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की एक अच्छी खासी टीम आई, कांग्रेस की सीटों में बढ़ोतरी हुई और कांग्रेस को एक बड़ी जीत मिली है। और इसी वजह से, इसी वजह को लेकर जो है राहुल गांधी के नेतृत्व को देखते हुए जो है आने वाले समय में मजबूती से विपक्ष बनने, मजबूत
विपक्ष बनने और लोकतंत्र में एक अच्छी पहल के लिए विपक्ष के मजबूत विपक्ष को लेकर जो है राहुल गांधी की जो नेता प्रतिपक्ष बनने की जो मांग है वो रखी गई है। इसी विषय को लेकर चूंकि न्याय यात्रा के माध्यम से पूरे देश भर में राहुल गांधी ने कांग्रेस को एक नई मुकाम तक पहुंचाने का काम किया है और उसी को देखते हुए मांग की जा रही है कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। और कहीं ना कहीं यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में पारंपरिक रूप से कांग्रेस पार्टी की सीटें लोकसभा में उतनी नहीं आ पाई जितनी भारतीय जनता पार्टी की सीट आती हैं। पिछले समय में भी 2 सीट थी, इस बार 1 सीट हुई है, 1 सीट और भी कम हुई है। तो कहीं ना कहीं कुछ स्थानों पर न्याय यात्रा का उतना भी प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन कुछ जगहों पर कांग्रेस को एक बड़ी हाइक मिली है इस न्याय यात्रा से। और ये देखा जा रहा है कि न्याय यात्रा के माध्यम से पूरे देश भर में कांग्रेस को एक नई ऊंचाई मिली, नए पड़ाव पर कांग्रेस पहुंचा, जिसका लोकसभा चुनाव में जो सीट आई है कांग्रेस पार्टी की वो उसका साफ तौर पर उदाहरण है कि कैसे एक पार्टी में अच्छे नेतृत्व से और अच्छे प्लानिंग से किस तरह से सीट में बढ़ोतरी की जाती है। और देश में मजबूत विपक्ष होना बेहद जरूरी है और मजबूत विपक्ष के लिए एक अच्छे नेतृत्व की आवश्यकता होती है। इन्हीं तमाम विषयों को लेकर जो है CWC में राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग जो है की गई है, क्योंकि विपक्ष के नेता भी तमाम बड़े नेता हैं। उसमें अगर देखा जाए इंडी गठबंधन में तो सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस की हैं और वही सांसद है जो जनता से चुन कर आए हैं। तो जनता के मुद्दों को उठाने के लिए एक मजबूत विपक्ष की आवश्यकता बेहद जरूरी होती है और इसीलिए राहुल गांधी का नाम जो है नेता प्रतिपक्ष के लिए सबसे सामने रखा गया है। बिल्कुल अविनाश। मनोज, एक चीज और समझने लायक यहाँ पर है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक थी, कांग्रेस के जो अंदरूनी निर्णय हैं वो इसमें लिए जाते हैं, लेकिन जो खास तौर पर देखा जाए कि इंडिया गठबंधन उभर कर सामने आया। बार बार कहा जा रहा था सत्ता पक्ष की तरफ से, बीजेपी की तरफ से कि इंडिया गठबंधन अपने ही भार से गिर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बड़े मार्जिन से जीतकर देश के अंदर निकलकर सामने आया। लेकिन हिंदी बेल्ट वाली सीटों पर जरूर आश्चर्यचकित जो कहा जाए कि करने वाली बात थी कि कुछ सीटें जो हार गई उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी, क्या से समझा जाए कि आखिर क्या वो चीजें रही हैं जो इंडिया गठबंधन पर विश्वास करने लायक जनता ने देखी, या फिर विपक्ष इतना मजबूत हो गया, या फिर सत्ता पक्ष की कोई कमजोरी थी जिसका फायदा सीधा विपक्ष को मिला है? जी बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी की तरफ से पूरे देश में एक चेहरे को आगे किया गया, पीएम नरेंद्र मोदी का वो चेहरा था जो कि हर बेल्ट में उन्हें रखकर जो है पूरा चुनाव लड़ा गया, यानी किसी दूसरे चेहरे को सामने नहीं लाया गया। लेकिन कांग्रेस के अंदर ऐसा नहीं था। कांग्रेस में क्षेत्र के हिसाब से जो है नेताओं को आगे किया गया। जैसे यदि हम यूपी की बात करें तो यूपी में अखिलेश यादव जो थे वो गठबंधन का एक बड़ा चेहरा थे। उन्होंने जिस तरीके से पूरी प्लानिंग के साथ प्रचार प्रसार किया, उसी का नतीजा है कि जो सीटें 2019 में सपा को नहीं मिली थी, विधानसभा चुनाव में हार मिली थी, उसके बाद अब 2024 के लोकसभा चुनाव में जो है उन्होंने अपनी वापसी की और एक बड़ी संख्या में सीट देकर इंडिया गठबंधन को मजबूत किया। हालांकि मध्य प्रदेश के लिहाज से बात करें तो मध्य प्रदेश में भी जो है उनकी ये न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा जो है राहुल गांधी की निकली थी, लेकिन उसका असर मध्य प्रदेश पे नहीं देखा गया। इसके अलावा जो दूसरे बेल्ट हैं वहाँ पर भी जो कांग्रेस या गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं, जो उनके बड़े नेता हैं, उनके चेहरों को आगे रख के चुनाव लड़ा गया। तो ये एक रणनीति का हिस्सा थी जिसमें कांग्रेस और तमाम जो गठबंधन के दल हैं वो सफल होते हुए नजर आए। बीजेपी को जरूर यहाँ पर यूपी में खास तौर से एक बड़ा नुकसान उसे उठाना पड़ा। अब उस पर मंथन बीजेपी भी करेगी और जिस तरीके की अपेक्षाएं कांग्रेस की और गठबंधन की थी उस पर क्यों खरा नहीं उतर पाया इंडिया गठबंधन, कांग्रेस और गठबंधन के सहयोगी दल जो है उस पर भी मंथन करेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश के लिहाज से खास बात यही है कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव में जिस तरीके की करारी हार मिली थी, उसके बाद जो है अपनी वापसी जो है जमीनी स्तर पे वोटरों के बीच में, लोगों के बीच में, जनता के बीच में जो है वो कांग्रेस नहीं कर पाई। यही कारण है कि एक सीट भी जो है वो यहाँ से नहीं जीत पाई और एक जो सीट छिंदवाड़ा की थी वो भी बीजेपी ने जीत ली। तो अलग अलग जगह अलग अलग जो मुद्दे रहे मनोज, और उसका असर लेकिन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में नहीं देखा गया। अविनाश की आखिर देखा गया उत्तर प्रदेश और राजस्थान और दूसरे राज्यों, वहां पर मोदी हो, राष्ट्रीय मुद्दों को छोड़कर लोगों ने क्षेत्रीय मुद्दों के आधार पर अपना प्रतिनिधि बदल दिया। बीजेपी हार गई, दूसरे प्रत्याशी जीत गए। लेकिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश बहुत खास है अविनाश, और छत्तीसगढ़ के अंदर वही नतीजे देखने को मिले। लेकिन कांग्रेस क्या क्षेत्रीय मुद्दों के जरिए भी अपने आप को नहीं बना पाई या जनता को नहीं साध पाई?
देखिए, क्षेत्रीय मुद्दों की अगर बात करें तो कांग्रेस ने क्षेत्रीय मुद्दों को उठाया, लेकिन छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा है। मोदी के नेतृत्व में मोदी की गारंटी को लेकर चुनाव लड़ा, और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में इन 4 महीनों में विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद इन 4 महीनों में जो कार्य समिति बनाई गई, कार्यों को किया गया, यहाँ के जो मोदी की गारंटी पर जो वादे थे, उन वादों को सरकार ने 4 महीने में ही ज्यादातर वादों को पूरा करने का प्रयास किया, जिसका सीधा सीधा फायदा जो है लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। तो ये एक बड़ी वजह छत्तीसगढ़ में रही है कि जहां छत्तीसगढ़ में, क्योंकि महिला वोटर जिसकी हम बात करते हैं, महतारी वंदन योजना एक बड़ा प्रभावशाली योजना रहा बीजेपी के लिए, जिसने विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को एक बड़ी जीत दिलाई। अब लोकसभा चुनाव में भी उसका प्रभाव जो है सीधे तौर पर देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं स्थानीय मुद्दों के स्थान पर जो है राष्ट्रीय मुद्दे और मोदी की गारंटी पर जो योजनाएं थी वो कांग्रेस पर ज्यादा भारी पड़ी, और उसी को लेकर जो है इस छत्तीसगढ़ में 11 सीटों में 1 सीटों पर कांग्रेस जो है अपनी रणनीति के साथ ही जीत पाई। बाकी 10 सीटों पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन दूसरी बड़ी बात यह है कि जो कांग्रेस ने भी न्याय पत्र जो बनाया था उसके हिसाब से उसका भी प्रभाव जो है छत्तीसगढ़ में देखने को मिला। हालांकि कई सीटों पर जीत नहीं हुई, लेकिन जीत का जो अंतर है वो काफी बिल्कुल, तो जीत का जो अंतर है वो सबसे महत्वपूर्ण है, और यही समझा जाएगा कि कांग्रेस बहुत हद तक जनता को अपनी बातें समझाने में जो है एक तरफ सफल हुई है। बहुत शुक्रिया अविनाश आपका। मनोज, आप बने रहे हमारे साथ।